प्रिय छात्र, आज का विषय है कि द्वितीय वर्ष में जो आपकी द्वितीय प्रश्न पत्र चलता है, प्रश्न पत्र चलता है मानव भूगोल। इस मानव भूगोल की अर्थ और परिभाषा मैंने आपको पहले समझा दी थी, परंतु आज के विषय में मानव भूगोल के विषय क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विचार है। उन विचारों को आज आपके सामने समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें किन किन लोगों ने मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल के रूपों और उसकी परिभाषाओं के आधार पर विषय क्षेत्र का निर्धारण किया है, तो उससे संबंधित आपको जानकारी इस टॉपिक में दी जाएगी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मानव भूगोल की वह शाखा है जिससे मानव और प्रकृति के बीच पर अध्ययन किया जाता है। अब ध्यान रखिए, इस टॉपिक का मैंने पूर्व में बता चुका हूँ कि मानव प्रकृति यानी एक दूसरे किस प्रकार से संबंधित है और मानव और प्रकृति के मध्य पाए जाने वाला संबंध किस प्रकार का है और वो उसका स्थानिक क्या संबंध है, उसका क्या रिलेशन है, इस बात पर ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका था। आज का जो विषय है वो विषय क्षेत्र पर आधारित है। तो विषय क्षेत्र में जो बात आती है कि मानव भूगोल का जो आरंभ होता है वो आरंभ होता है 19वीं शताब्दी में, और 19वीं शताब्दी से भी पहले इसका आरंभ हो चुका था, परंतु वास्तविक रूप से जिसे कहा गया है कि इस जो आधार कह सकते हैं वो आधार रखने का जो श्रेय किया जाता है, जो श्रेय दिया जाता है, वो जर्मनी के भूगोलवेत्ता रेटजर को दिया जाता है, जिन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययन में मानवीय पक्षियों का अध्ययन करने के लिए प्रथम विज्ञान के रूप में एक पृथक, जिसे कहते हैं चेंजेस, एक विज्ञान के रूप में एक शाखा का निर्माण किया, जिस शाखा को कहा गया मानव भूगोल। अब इसी शाखा का उत्तरोत्तर विकास हुआ और विकास होने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी या फ्रांसीसी स्कूल ऑफ ज्योग्राफी या इन सभी या ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, इन लोगों ने अपने अपने तरीक़ों से इनका अपना मानव भूगोल के संबंध में अपने अपने विचार व्यक्त किए। बाद 20वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है, इन्होंने अपने कार्य के द्वारा स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मानव भूगोल विकसित किया, जिसे इन्होंने मानव एवं मानवीय तथ्यों पर बल दिया। ध्यान रखिए, रेटजेल ने मानव पक्ष का अध्ययन हेतु पृथक विज्ञान दिया था और मानव भूगोल की स्थापना की थी। अब जो 20वीं शताब्दी में जब फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने एक स्वतंत्र विज्ञान के मानते हुए मानव भूगोल पे मानव और मानवीय तथ्यों पर बल देते हुए प्रकृति के साथ संबंध स्थापित किया। कहने का तात्पर्य है कि मानव सर्वेसर्वा है और मानव की सर्वशक्ति से ही वह मानव के विज्ञान या मानव के मानसिक विकास से ही मानव ने अपना विकास किया है और उसने अब प्रकृति के साथ प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति को उसने हरा कर उसने अपना विकास किया है और वो विकास के रूप है वही अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन किए जाते हैं और यही जो आपके रूप है वही मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में आते हैं। कालांतर में अमेरिका, ब्रिटेन व अन्य जो यूरोपियन देश थे, इन्होंने भी इस विषय पर धीरे धीरे अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और भूगोल को आगे बढ़ाया, मानव भूगोल को आगे बढ़ाया। मानव भूगोल की जो विशेष क्षेत्र, इस विशेष क्षेत्र में भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचारों में अलग जो विद्वान थे, विद्वान अलग अलग विचार रखे और विचार के अनुसार इनमें जो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ता आता है विडाल डी ब्लास। इसे आधुनिक मानव भूगोल या आधुनिक फ्रांसीसी मानव भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है और उन्होंने अपनी पुस्तक 1922 एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम लिखा प्रिंसिपल दी ज्योग्राफी ह्यूमनी। और इस प्रिंसिपल दी ज्योग्राफी ह्यूमनी में उसने मानव भूगोल की 3 तत्वों को इसने प्रमुखता से दिया। कौन कौन से 3 तत्व थे? एक तो था जनसंख्या,
दूसरा था सांस्कृतिक तत्व और तीसरा था यातायात के साधन। ध्यान रखिए, विलास का जो केंद्रीकरण था वो केंद्र था वो जनसंख्या, सांस्कृतिक तत्व और यातायात के साधन। इसके अलावा विलास ने अब मानव प्रजाति और इसका जीवन के प्रकार और मानव सभ्यता और नगरों के अध्ययन को भी इसने अपने मानव भूगोल के क्षेत्र में सम्मिलित किया। इसके बाद जो दूसरे भूगोलवेत्ता आते हैं वो भूगोलवेत्ता फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन्स ब्रूस आते हैं। और जीन ब्रूस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल को तथ्यों को दो भागों में विभक्त किया। किसके तथ्य? मानव भूगोल के तथ्यों को दो भागों में विभक्त किया। किसके आधार, कौन कौन से आधार पर विभक्त किए? आधार थे फर्स्ट, पहला था सभ्यता के विकास के आधार पर वर्गीकरण। अब सभ्यता के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से किया इसने कि नंबर 1, अनिवार्य आवश्यकता का भूगोल। अब ध्यान रखिए, अनिवार्य सतह पर मानव की मूलभूत आवश्यकताएं, और मूलभूत आवश्यकताओं में कौन कौन सी चीज़ होती है? भोजन, आवास और कपड़े या वस्त्र। तो उसने एक अनिवार्य आवश्यकताओं को उसने एक आधार माना। दूसरा, मानव की आर्थिक क्रियाओं के द्वारा भूमि का दोहन, इसको आधार मानते हुए कि मानव की आर्थिक क्रिया कौन कौन सी, जैसे प्राथमिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया। इन आर्थिक क्रियाओं के आधार पर इसको उसकी जो वर्किंग एक्टिविटीज़ थी और वर्किंग एक्टिविटीज़ के आधार पर उसके विभिन्न क्षेत्रों को इसने विभाजित किया। तीसरा, वो जो मानव जिस ग्रुप में रहता है वो अपने एक सोशल स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे समाज, उस समाज का भी इसने अध्ययन किया। और समाज बनाने के बाद उसने अपने राजनीतिक और ऐतिहासिक स्वरूप को भी इसने अपने आधार पर रखी। तो जो सभ्यता का विकास हुआ है, विकास से तात्पर्य खाने से लगाकर राजनीतिक तक, मतलब भोजन से लगाकर राजनीतिक दृश्य तक मानव ने जिस प्रकार से विकसित किया है और उसी के अनुसार इसने मानव भूगोल के क्षेत्र को विभाजित किया। और दूसरा वर्गीकरण था इसी में, जीन्स ब्रूस के दूसरे वर्गीकरण में यथार्थवादी विचार। यथार्थवादी से मतलब वास्तविकता वर्गीकरण। अब यथार्थवादी कैसे कि जैसे भूमि, जैसे घर और घर हुए, या अब पशु और पशुओं पर विजय संबंधी तथ्य हुए। और ये जो अपन फैक्टर कह सकते हैं कि मिट्टी के उत्पादक व्यवसाय संबंध, अर्थात उसका कृषि हो क्या, मिट्टी के उत्पादन में कृषि होना, कृषि या भोजन, और कृषि का मिट्टी का संबंध रखा जीवों से, जीवों में कृषि उत्पन्न होगी, पशुपालन हुआ। ये सब जो चीज़ें हैं इन पर विजय कर दी, यानी प्रकृति पर विजय कर प्राप्त करके उसने अपने आर्थिक क्रियाओं पर। अब ध्यान रखिए, गृह आवास से तात्पर्य सांस्कृतिक स्वरूप, और पशुओं पर विजय संबंध अर्थात कृषि और पशु पर अर्थात आर्थिक क्रिया, यानी कि अपना सांस्कृतिक रूप का विकास करना। और इसी प्रकार से आपके आर्थिक क्षेत्र का भी विकास इसमें इसने सम्मिलित किया। इस यथार्थवादी वर्गीकरण के बाद तीसरा इसने तथ्य लिया ब्रूस ने, वो है विनाशकारी अर्थव्यवस्था संबंधी तथ्य। अर्थात मानव की लोभी प्रवृत्ति के कारण इसने भूमि के अत्यधिक दोहन, पेड़ पौधों और पशुओं के विकास का इसने इसकी मानव भूगोल में इसने अपने विषयों में सम्मिलित किया कि जिस मानव को पृथ्वी ने अपने बच्चे की तरफ पाला है, उसी मानव ने अपने लालच के हित में संपूर्ण पृथ्वी पर अपने लालचपन की प्रवृत्ति के कारण संपूर्ण पृथ्वी में आज अत्यधिक प्रदोहन या अन्य प्रकार की आर्थिक विकास क्रियाओं के कारण आज विभिन्न प्रकार की प्रदूषणों को जन्म देना, या फिर कह सकते हैं, या आपके आर्थिक क्रियाओं से जो पर्यावरणीय जो
आपके आपदाएं आना, ये सब संबंधी ये सब चीज़ें हैं, वो सब इसमें सम्मिलित की जाती हैं। इसके अलावा इसने प्रादेशिक भूगोल व मानव जातियों को भी अपने विषय रूप में सम्मिलित किया। तो ब्रून्स ने जिस प्रकार किन के आधार पर वर्गीकरण किया, 3 आधार वर्गीकरण किया। फर्स्ट, सभ्यता के आधार पर, सभ्यता का विकास करते हैं, मतलब सभ्यता ने, मानव ने आरंभ से अंत तक किस प्रकार से विकास किया, और विकास के उसने किन किन चीज़ों को लिया। तो सबसे पहले उसने अपना भोजन से तात्पर्य शिकार किया, शिकार से के बाद कहीं छोटे छोटे घरों में रहने लगा, फिर कपड़े पहनने लगा, और फिर अपने आर्थिक क्रियाएं करने लगा, आर्थिक क्रिया के बाद अपने समाज में रहने लगा, समाज के बस राजनीति स्थिति बनाई। तो एक धीरे धीरे विकास उसका एक आधार मानते हुए ब्रून्स ने इसको सम्मिलित किया, मानव का आर्थिक विकास, मानव का विकास को इसने सबसे टॉपिक दिया। दूसरा, मानव के द्वारा जो आर्थिक विकास या सामाजिक विकास के साथ साथ जो उसने अपने जो लालची प्रवृत्ति के कारण जो पर्यावरणीय नुकसान पहुंचा, या पर्यावरणीय घटकों का जो दोहन किया, या तो पर्यावरणीय घटकों को जो नुकसान पहुंचा, उसको भी इसमें अपने विशेष क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए विभिन्न स्थानों के प्रादेशिक भूगोल के साथ साथ मानव जातियों को भी उसने अपने विशेष क्षेत्र में सम्मिलित किया। तीसरा आता है एल्वर्स। तीसरे जो विद्वान आते हैं वो एल्वर्स हंटिंगटन आते हैं, और एल्वर्स हंटिंगटन अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे, और ये इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। और इस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 थी? एक तो है जैविक दशाएं, दूसरी है जीवन के प्रकार, और तीसरी है मानव की प्रतिक्रियाएं। भौतिक दशाओं, अब भौतिक दशाओं में आप भौतिक से तात्पर्य पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले भौतिक स्वरूप। अब ये भौतिक स्वरूप की स्थिति क्या है, कौन से स्थिर स्वरूप कहाँ पर पाए जाते हैं, वो स्थिर स्वरूप के साथ साथ किस प्रकार का वहाँ पर रहने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं, वहाँ पर पानी की सुविधा है या जल, मिट्टी, खनिज, जलवायु, जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन की कंडीशंस को डायरेक्ट या इनडायरेक्टली प्रभावित करते रहते हैं, या जो फिज़िकल कंडीशंस हैं जो मानव के लिए, मानव के सर्वाइव होने के लिए या मानव के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण होती है, उन सभी को इसने आधार माना है। दूसरे जो उसने मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में लिया, पौधे, पशु और मानव, मतलब कौन कौन से वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, और उस वनस्पति पर आश्रित होने वाले जीव, चाहे वो पशु हो या मानव हो, इसका इसने अपने विशेष क्षेत्र में सम्मिलित किया। साथ ही इसके अलावा इसने मुख्य जो मानव की प्रतिक्रियाएं उसने 4 प्रमुख भागों में और 21 उपभागों में विभाजित किया है। और विभाजित करते हुए उसने बताया है कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं कौन कौन सी है, जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, औजार है, या यातायात के साधन हैं। और इसी प्रकार मानव जो अब इन भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के क्या काम करता है, जैसे आखेट करेगा, मछली पालन करेगा, पशु पालन करेगा, कृषि करेगा, वन करेगा, खनन क्रिया करेगा, उद्योग स्थापित करेगा, वाणिज्य करेगा। ये सब किसको कहाँ आवश्यकता या इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि उसके अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। अब इन जो ये जिससे इसने जो प्रमुख व्यवसाय यानी से प्राथमिक जो व्यवसाय है, इन व्यवसायों को कहने का तात्पर्य है भौतिक आवश्यकताओं में प्रथम श्रेणी भौतिक आवश्यकता तात्पर्य प्रथम आपके जो आपके उद्योग है, उन उद्योगों के पर या जो आखेट है या जो शिकार है, उनको किस प्रकार से किस प्रकार से सुलभ किया जा सके। तो इसने अपनी कार्यकुशलता को भी इसने अपने इसमें सम्मिलित किया। और स्वास्थ्य, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रेरणा और मनोरंजन,
इसी प्रकार उच्चतर आवश्यकता से तात्पर्य शिक्षा है, सरकार है, विज्ञान है, कला है, ये जो है उसने अपने विशेष क्षेत्र में सम्मिलित किया। हंटिंगटन का जो आधार था, वो आधार था भौतिक स्वरूप के साथ साथ जैविक, और उस जैविक स्वरूप का मान उसकी जैविक के साथ साथ उसकी विभिन्न प्रकार की इंटरेक्शन या प्रतिक्रियाएं वो इसके साथ सम्मिलित थी। इसके बाद जो चौथे जो विद्वान आते हैं, वो विद्वान आते हैं फिंच और ट्रिवार्थ। अमेरिकन भूगोलवेत्ता वीसी फिंच और जीटी ट्रिवार्थ ने अपनी पुस्तक एलिमेंट ऑफ ज्योग्राफी में फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव भूगोल की विशिष्ट क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से विभाजित किए? पहला कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम इन तत्वों को पढ़ेंगे। कौन कौन से तत्व? कि प्राकृतिक तत्व यानी जिस प्रकार से हंटिंगटन ने कहा है कि भौतिक आवश्यकताएं, अब भौतिक आवश्यकताओं से मतलब भौतिक स्वरूप दशाएं, भौतिक स्वरूप वही बात इसने यहाँ पर भी कही कि प्राकृतिक तत्व यानी भूविन्यास से मतलब भूमि का किस प्रकार का विन्यास है, वहाँ का रूप कैसा है, वो इसने सम्मिलित किया। इसी प्रकार जलवायु, मिट्टी, खनिज, जलाशय, प्राकृतिक वनस्पति और जीव। कहने का तात्पर्य जो एल्वर्थ हंटिंगटन की प्राकृतिक दशाएं थी, वही फिंच और ट्रिवार्थ की प्राकृतिक तत्व हो गए। इसी प्रकार इसके अलावा इसने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में जनसंख्या को सम्मिलित किया, और जनसंख्या का जो रूप था मतलब कौन से क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं और इनका प्रकृति के साथ यानी जो इसने प्राकृतिक तत्व बताए, इनका इसके साथ किस प्रकार का संबंध पाया जाता है और उन संबंधों के साथ साथ ये किस प्रकार से निवास करते हैं और इसके आधार पर उनका वितरण कैसा है, या जनसंख्या वहाँ पर कितनी जनसंख्या है, उसका वितरण कितना है, घनत्व कितना है, प्रवास क्या है और ग्रामीण नगरीय अनुपात किस प्रकार का है, ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई। फिर जनसंख्या के बाद इसने तीसरा जो तत्व लिया वो तत्व है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व में अर्थात सांस्कृतिक तत्व का तात्पर्य कि मानव के द्वारा अपने विकास से जो सांस्कृतिक सांस्कृतिक भूस्वरूप में आपके मकान आ जाएंगे, कृषि आ जाएगी, उद्योग आ जाएंगे, व्यापार आ जाएंगे। वे सब मानव ने अपने विकास अपने दिमाग या अपने माइंड का उपयोग करके इसका डेवलपमेंट किया। तो मानव के माइंड के विकास का माइंड का प्रयोग करके प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करके जो सांस्कृतिक तत्वों का या सांस्कृतिक रूपों का निर्माण किया है, वही आपके सांस्कृतिक तत्व कहलाए। और इसका रूप मैंने आपको बता ही दिया है। जैसे अधिवास माने घर, कौन से घर कहाँ पर है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पहाड़ी क्षेत्रों के घर और मैदानी क्षेत्रों के घरों में रात दिन का तरह है। ठीक इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों के घरों के बाद रहने, उनके आवास, उनके जो मकान के रूप है, मकान का उपयोग बनाने के लिए जो आइटम्स है या कच्ची सामग्री है, पक्की सामग्री है, उनकी दीवारें हैं, उनके ढालान है, कहाँ पर बनाने, ये सब डिपेंड करेंगे इनके प्राकृतिक तत्वों पर। तो इसने मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में तो 3 तत्वों को प्रधानता दी है। पहला है प्राकृतिक तत्व, दूसरा जनसंख्या तात्पर्य मानव कहाँ पर कितना रहता है उसकी वो रूप है, और तीसरा मानव के द्वारा बनाए गए रूप। तो तीनों तत्व ले दे के घुमा के वापस उसी स्थान पर कि मानव का इस प्रकृति के साथ कैसा संबंध है, यानी मानव अपने कौन से स्थान पर कैसे रह रहा है, वो कितनी संख्या में रह रहा है, और कितनी संख्या में रहने के बाद वो किस प्रकार के भू स्वरूपों का निर्माण करता है, वो सब इसमें सम्मिलित की जाते हैं। फिंच ट्रिवार्थ के बाद आते हैं अंतिम आपके हैं विशेष क्षेत्र के संबंध में जो दृष्टिकोण है वो है कि अंतिम जो सारांश कह सकते हैं कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में जो सामान्य दृष्टिकोण यह पाया जाता है कि मानव भूगोल एक भूगोल की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण प्राकृतिक दशाओं जैसे स्थानिक प्राकृतिक दशाएं, जैसे स्थानिक संबंध है, भूमि का विन्यास है, भूमि किस प्रकार की है, ऊबड़ खाबड़ है, सही है, गलत है, वहाँ पर रहने योग्य ज़मीन है या नहीं है, कितना जल है वो, और
मानव को रहने के लिए वहाँ पर पानी के स्रोत क्या है, वहाँ नदी है, नाले है, या फिर कोई तालाब है, या किस प्रकार का है वहाँ का स्ट्रक्चर है, या पानी की क्या, पानी का स्रोत क्या है, इनलैंड वाटर है, आउटलैंड वाटर, वो सम्मिलित किए जाते हैं। इसी प्रकार मिट्टी, यानी कि जो जहाँ पर मानव रहेगा वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, उपजाऊ है, अनउपजाऊ है, वो सब चीज़ें। और इसके साथ साथ जो खनिज है, प्राकृतिक वनस्पति है, जीव जंतु है, ये जो अर्थात कुल मिल के कहने का तात्पर्य है कि कौन से प्राकृतिक तत्व मानव को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। वो जो भी प्राकृतिक तत्व या प्राकृतिक दशाएं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रभावित करती हैं, वो सभी संबंधक रूप में, यानी उसको वो आपस में जुड़ात्मक रूप में, वो उसका किस प्रकार का मानव के और प्रकृति के साथ, या मानव का भूविन्यास के साथ, या मानव का जलवायु के साथ, या मानव का जलमंडल के साथ किस प्रकार का संबंध है, वो सब इसी आपके मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में सम्मिलित की जाएंगी। इसी प्रकार दूसरा जो सामान्य दृष्टिकोण आता है कि मानव और पर्यावरण के बीच में किन की सिद्धांत, मानव पर्यावरण आपस में कौन कौन सी संकल्पनाएँ हैं, कौन कौन से उपागम हैं, पद्धतियाँ हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों का क्या 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 पा देता है। जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत आ गया, पार्थिविक एकता का सिद्धांत आ गया, जो मैंने आपकी पहली क्लास में बता दिया। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत इसमें क्या बताया, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत में क्या बताया कि पृथ्वी या धरातल पर पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु है वो अपनी क्रियाशील रहती है, उसमें हमेशा कुछ न कुछ चेंजेस होता रहता है, और चेंजेस करते हुए एक निश्चित चक्र को बनाते हुए समाप्ति की ओर अग्रसर होती है और नवीन रूप में जन्म लेती है। तो ये जो सिस्टम है, तो ये सिद्धांत है, ये भी इसी मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में अध्ययन की जाती है। तीसरी जो बात आती है आर्थिक क्रियाएँ। आर्थिक क्रियाएँ से तात्पर्य कि मानव को अपने विकास, अपने आर्थिक अपने विकास के लिए, या अपने भोजन के लिए, या अन्य जो भी क्रियाओं के लिए, तो कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन सी आर्थिक क्रिया, प्राथमिक, जैसे कृषि किया आपने, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, आर्थिक क्रियाएँ, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएँ, तृतीयक आर्थिक क्रियाएँ, पंचमक आर्थिक क्रियाएँ। तो ये इनका अलग अलग रोल है, भाई किस क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएँ और क्यों उस क्षेत्र में। फॉर एग्जांपल कि आप टुंड्रा क्षेत्र में केवल बर्फ़ होने के कारण केवल शिकार ही है, तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएँ ही संभव हो सकती है। आप मैदानी क्षेत्रों में चले जाइए तो मैदानी क्षेत्रों में सभी प्रकार की संभावना है, तो वहाँ चौथा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सभी प्रकार की वहाँ पर संभावना हो सकती है। तो जिस प्रकार का धरातल है या जिस प्रकार का भौतिक दशाएँ हैं, उसी के अनुसार आर्थिक दशाएँ सम्मिलित की जाती हैं। फिर आता है आपके आवास से तात्पर्य रहना, और रहने का संबंध है, वापस मैंने पहले संबंध बता दिया था कि रहने का संबंध स्थानिक रूप से, स्थानिक विन्यास से है। मतलब वो वहाँ किस प्रकार का, वहाँ पर वो पहाड़ी क्षेत्र में रहे हैं, मैदानी क्षेत्र में रहे हैं, पठारी क्षेत्र में रहे हैं, और उसी के अनुसार वहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। कि यदि कोई क्षेत्र मानव के रहने योग्य है, जैसे मैदानी क्षेत्र, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी, और यदि कोई क्षेत्र मानव के रहने योग्य अयोग्य है तो वहाँ पर जनसंख्या कम होगी। तो इस प्रकार से यह, और इसी प्रकार से वहाँ के रहने के घर भी बनेंगे। तो ये जो वहाँ के रूप है, यानी भौतिक सांस्कृतिक रूप है, उन सांस्कृतिक स्वरूपों को भी आपके मानव भूगोल की विशेष क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। पांचवा आता है मानव समाज और संस्कृति, कि मानव जिस समाज और संस्कृति में रहता है, मतलब कहने का तात्पर्य कि जो मानव ग्रुप या मानव जाति या प्रजाति एक निश्चित अपने समाज में रहती है, सिस्टम में, तो वो किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ सांस्कृतिक क्रियाएँ करती है या सामाजिक क्रियाएँ करती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे भील जाति एक अपने ग्रुप में रहती है, और उनका अपना एक पर्टिकुलर समाज है, उनकी एक सिस्टम है, उनकी एक रहने के और पहनने के और विभिन्न प्रकार के सिस्टम है, वो सिस्टम को फॉलो करती है, तो उनकी एक संस्कृति होगी। तो ये जो आपका सांस्कृतिक है या उसका रूप है, वो भी इसी मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ये सब जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आप कहेंगे, यही है आपका मानव भूगोल
का एक सम्मिलित आपके क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है।